तो स्वागत है आप सभी का मदर ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी के अगले पार्ट में। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर 16 को कवर करने वाले हैं। वजह यह है कि आज मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए इस बार एक ही चैप्टर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। लेकिन टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम 3-4 चैप्टर्स एक साथ कवर करेंगे और स्टोरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। वैसे भी चैप्टर 16 अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ज़ोरियन की सोच, उसकी प्लानिंग और टाइम लूप को देखने का तरीका नोटिसेबल रूप से बदलने लगता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं मदर ऑफ लर्निंग चैप्टर 16 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अपनी एक नोटबुक से कागज का एक टुकड़ा फाड़कर ज़ोरियन ने एमाया के लिए एक छोटा संदेश लिखा, जिसमें बताया कि उसका हैसलश के साथ एक और डिविनेशन लेसन था और इसलिए आज उसे देर हो जाएगी। उसे अभी भी समझ नहीं आता था कि देर होने में इतनी बड़ी क्या बात थी, लेकिन वो वाकई इस पर बहस नहीं करना चाहता था। बेशक संदेश लिखने एक बात थी और उसे एमाया तक पहुंचाना दूसरी। वो इस समय अकेडमी में था और वहां से एमाया के घर तक का रास्ता काफ़ी लंबा था। हालांकि उसे यकीन था कि उसके पास एक समाधान था। उसने लंबी दूरी की बातचीत के लिए बहुत सारे स्पेल्स ढूंढे थे और हालांकि उनमें से बहुत से उसके डालने की क्षमता के अंदर नहीं थे या उसके उद्देश्यों के लिए सही नहीं थे, लेकिन एक स्पेल कॉम्बिनेशन काफ़ी आशाजनक लग रहा था। बुनियादी तौर पर वो एक कागज़ का हवाई जहाज़ बनाने वाला था और उसे अपनी शक्ति से उड़ाने के लिए एनिमेट करने वाला था। एक साधारण लोकेटर स्पेल उसे एमाया की तरफ ले जाना चाहिए था। जब उसने किरियाली के साथ इसका परीक्षण किया था तो इस तरीके ने काम किया था, लेकिन वो काफ़ी कम दूरी पर था। अपने कामों के थोड़े प्रयोगात्मक स्वभाव से डरे बिना उसने कागज के टुकड़े को एक पेपर प्लेन में मोड़ा और उसे पास की खिड़की से बाहर फेंकने से पहले उस पर अपने स्पेल्स डाले। ये जल्द ही नज़र से ओझल हो गया और अपने लक्ष्य का पीछा करने लगा। खैर, क्लासेस खत्म हो चुकी थी और संदेश भेज दिया गया था। अब हैसलिश को ढूंढने का समय था। कुछ हद तक बिना किसी हैरानी के ज़ोरियन ने पाया कि हैसलिश ने अपनी दूसरी मुलाकात एक और टैवर्न में रखी थी। बिल्कुल बिना डरे ज़ोरियन उस जगह के अंदर चला गया और बाकी ग्राहकों की नज़रों को अनदेखा करने की कोशिश की जब वो उनके बीच हैसलिश को ढूंढ रहा था। हैसलिश वहाँ नहीं था। क्या ज़ोरियन को सही जगह मिल गई थी या हैसलिश ने बस ना आने का फैसला किया था? उसे जगह ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि हैसलिश ने इसके लिए बहुत ही अस्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन ज़ोरियन को यकीन था कि यही वो जगह थी। वो ये देखने के लिए टैवर्न से बाहर निकलने ही वाला था कि कहीं उसने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। तभी उसे एहसास हुआ कुछ गलत था। उसने इस जगह को छोड़ने की लगभग एक अस्वाभाविक इच्छा महसूस की। अगर उसने कायरॉन की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में 1 दर्जन या उससे ज़्यादा रीस्टार्ट्स नहीं बिताए होते तो शायद वो इस पर गौर नहीं किया होता, लेकिन उस पर एक कंपल्शन इफेक्ट डाला जा रहा था। उसने अपना डिविनेशन कंपस निकाला और एक त्वरित लोकेटर स्पेल बुदबुदाया और हैसलिश को ढूंढने लगा। सुई तुरंत बाईं ओर के कोने में बैठे कारखाने के मजदूर के कपड़ों में एक साधारण भूरे बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया। आह भरते हुए ज़ोरियन उस आदमी के पास गया और उसकी मेज़ के सामने वाली कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस आदमी ने एक बहुत ही फटी हुई आवाज़ में पूछा और ज़ोरियन को अपनी खोखली लाल आंखों से घूरने लगा। बहुत डरावना, बिल्कुल भी स्वागत न करने वाला। जवाब देने के बजाय ज़ोरियन ने एक त्वरित डिस्पेल बुदबुदाया। डिस्पेलिंग फोर्स की एक लहर उस आदमी की ओर बढ़ी, जिससे वो भ्रम टूट गया। वो डरावना आदमी पिघल गया और उसकी जगह हैसलिश एक छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर उसे देखने लगा। हैसलिश ने कहा, मुझे कहना होगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम इसे समझने से पहले कम से कम 3 बार टैवर्न के अंदर जाओगे और बाहर निकलोगे। मैं कह सकता हूँ कि तुमने आज दाव लगाने वालों का पैसा डुबो दिया। केवल 2 लोगों ने ही तुम्हारे इसे तुरंत सही कर लेने के पक्ष में वोट दिया था। अपनी आंखों के कोने से ज़ोरियन ने बार के 2 ग्राहकों को उसे थम्स अप देते हुए देखा। क्या आप अब वो कंपल्शन स्पेल हटा सकते हैं? ज़ोरियन ने आह भरी। मुझे नहीं लगता कि हर समय अपने सिर के पास इस चीज़ के लटके रहने के साथ मैं आप पर ध्यान दे पाऊंगा। ओह, सही कहा। हैसलिश ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ज़ोरियन का सिर तुरंत साफ हो गया और टैवर्न से भागने की इच्छा गायब हो गई। ज़ोरियन ने पूछा, तो इसका असल में मतलब क्या था? हैसलिश ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कहाँ खड़ी हैं। उसने अपने गिलास से एक घूंट लेते हुए कहा। हैसलिश ने कहा, डिविनेशन सबसे पेचीदा जादुई विषयों में से एक है, क्योंकि इसमें नाकामी साफ नजर नहीं आती। आप एक डिविनेशन को बिना किसी गलती के कर सकते हैं और फिर भी आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। आप इसे पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने कुछ गलत किया है। गलत सवाल पूछें, नतीजों की गलत व्याख्या करें या किसी ज़रूरी बात को ध्यान में न रखें, और ये सब बस बेकार की मेहनत है। अनुभव आपको इस तरह की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से समझदार होना मददगार रहता है। ज़ोरियन ने कोशिश की। मुझे लगता है इसे तुरंत सही करने का मतलब है कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसका मतलब है कि तुमने एक अच्छी शुरुआत की है, हैसलिश ने कहा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। और इसी के साथ हैसलिश ने मेज के दूसरी तरफ हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली, इससे पहले कि वो अपना हाथ पीछे खींच पाता।
जॉरियन के चारों ओर जितने भी नज़ारे और आवाज़ें थीं वो तुरंत गायब हो गईं और उसके आसपास की जगह एक काली खामोश शून्यता में बदल गई। केवल वही चीज़ें जिन्हें वो अभी भी देख और सुन पा रहा था वो उसका खुद का शरीर और हैस्लिश थे, जो हवा में बैठे हुए दिख रहे थे, क्योंकि उनकी कुर्सी की जगह उसी अंधेरे ने ले ली थी जिसने बाकी सब कुछ निगल लिया था। मत करो, हैस्लिश ने चेतावनी दी जब जॉरियन ने हैस्लिश की कलाई से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये एक हानि रहित स्पेल है और जैसे ही हमारा शारीरिक संपर्क टूटेगा ये गायब हो जाएगा। अगर इससे तुम्हें कुछ बेहतर महसूस होता है तो जब तक ये रहेगा तब तक मैं भी वही असर झेल रहा हूँ। जॉरियन ने पूछा, तो फिर इसका मतलब क्या है? हैस्लिश ने कहा, जब मैंने तुम पर यह स्पेल यूज किया तब टैवर्न में कितने लोग मौजूद थे? जॉरियन ने अपने आसपास देखने की कोशिश की और तुरंत समझ गया कि वो अंधेरा क्या हासिल करने के लिए था। ओ, आप देखना चाहते हैं कि मैंने टैवर्न की हालत के बारे में कितना ध्यान दिया? हैस्लिश ने दोहराया। कितने लोग? जॉरियन ने एक पल के लिए अपना दिमाग दौड़ाया। जब वो ग्राहकों को स्कैन कर रहा था और हैस्लिश को ढूंढ रहा था तब उसने उन्हें काफी अच्छे से देखा था, लेकिन उसने वास्तव में उन्हें कभी गिना नहीं था। और ये संभव है कि जब वो हैस्लिश से बात कर रहा था तब बिना उसके ध्यान दिए कोई टैवर्न छोड़कर चला गया हो। 23, उसने कोशिश की। करीब हो। हमारी मेज के पास वाली दीवार पर कितनी ट्रॉफियां लगी हैं? बदकिस्मती से जबकि जॉरियन ने ट्रॉफियों पर ध्यान दिया था उसने उन्हें एक नज़र से ज्यादा नहीं देखा था। इस तरह के हैस्लिश के 15 और सवालों के बाद जॉरियन अब इसे लेकर इतना आश्वस्त नहीं महसूस कर रहा था। हैस्लिश ने आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया और बाकी का टैवर्न तुरंत फिर से दिखने लगा। ओह, इतना निराश मत हो, हैस्लिश ने कहा। तुम सच में इतने बुरे नहीं हो, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने लेसन सिर्फ इसलिए रद्द नहीं करता क्योंकि तुमने इस तरह की किसी चीज में बुरा प्रदर्शन किया है। वैसे तुम डिविनेशन में कहाँ खड़े हो? साधारण दूसरे साल की ग्रेजुएट या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त भी है? जॉरियन ने कहा, मुझे बहुत सारे लाइब्रेरी डिविनेशन आते हैं और मैंने नॉर्थ फाइंडिंग शेपिंग एक्सरसाइज महारत हासिल कर ली है। क्या? नॉर्थ फाइंडिंग एक्सरसाइज अभी से? हैस्लिश ने हैरानी से पूछा। व्यक्तिगत तौर पर जॉरियन को लगा कि वो अभ्यास बहुत आसान था। खैर, वो होमवर्क तो गया जो मैंने आज के सेशन के बाद तुम्हें देने का इरादा किया था। वैसे भी आज मैं तुम्हें चीजों का एनालिसिस करना सिखाऊंगा। उसने अपने लंबे कोट की जेबों में हाथ डाले और उनके सामने मेज पर कुछ चीजें रखीं। एक सीलबंद लिफाफा, एक पुरानी जेब घड़ी, एक ताला लगा हुआ डिब्बा, किसी तरह का विशाल अखरोट, एक स्पेल रॉड और एक शानदार दिखने वाला दस्ताना। हैस्लिश ने कहा, चीजों का एनालिसिस करना एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी चीज है। ये पहचानना कि वस्तु क्या करती है, ये पता लगाना कि इसे आखिर बार किसने छुआ था, इस पर किस तरह के जादू और सुरक्षा कवच लगाए गए हैं। आप इससे अपना पूरा करियर बना सकते हैं और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। मैंने सुना है कि तुम स्पेल फोर्जेस में नौकरी पाने में दिलचस्पी रखते हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए काफी उपयोगी साबित होगा। जॉरियन ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? हैस्लिश ने मेज पर रखी विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें वे स्पेल सिखाऊंगा जिनकी तुम्हें जरूरत होगी और तुम इन पर अभ्यास करोगे। इसके बाद वो एक बहुत ही उत्पादक सेशन रहा और इसने जॉरियन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस आदमी की विभिन्न टिप्पणियों के आधार पर हैस्लिश साफ तौर पर सियोरिया के पुलिस पदानुक्रम में कुछ ऊंचे पद पर था। शायद वो आयोजकों को बिना बताए आक्रमण के बारे में जानकारी का कुछ उपयोगी इस्तेमाल कर सके। ये पता लगाने के लिए 1-2 बार मरना इसके लायक हो सकता है। जॉरियन ने कहा, मुझे सच में आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर एक्सेत्री। आप इसमें उससे कहीं बेहतर हैं जितना मैंने शुरुआत में सोचा था। ठीक है, हैस्लिश ने कहा, मैं जानबूझकर अपनी एक ऐसी छवि बनाए रखता हूँ जो बहुत प्रभावशाली नहीं है। इससे लोगों को मेरे आसपास सहज होने में मदद मिलती है। तो तुम आखिरकार किस चीज के लिए मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो? जॉरियन ने आह भरी। तो वो इसे किस तरह पेश करे? क्या आप पहले कुछ प्रिवेसी वार्ड्स लगा सकते हैं? हैस्लिश ने इस अनुरोध पर अपनी एक भौं ऊपर उठाई, लेकिन जल्द ही सहमति में सिर हिला दिया। उसने जल्दी से उनकी मेज पर कुछ तरह के स्पेल्स लगा दिए और फिर उम्मीद के साथ इंतजार करने लगा। उसे किसी एक रीस्टार्ट में उस आदमी से उनमें से कुछ सुरक्षात्मक स्पेल सीखने होंगे। जोरियन ने कहा, मैंने सुना है कि समर फेस्टिवल के दौरान आतिशबाजी शुरू होने के समय शहर पर आर्टिलरी मैजिक से बमबारी करने के बाद शहर में वॉर ट्रोल्स की तस्करी करने की एक साजिश है। हैस्लिश तुरंत सीधा होकर बैठ गया, तो कम से कम ऐसा लगा कि उसे बिना सोचे समझे खारिज नहीं किया जाने वाला था। अब उसे बस ये पक्का करना था कि उसे पुलिस स्टेशन न ले जाया जाए। हैस्लिश ने शक के साथ पूछा, और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बताओगे कि तुमने ये कहाँ सुना? जोरियन ने पुष्टि की, नहीं बता सकता, हालांकि ये मुझे भरोसेमंद लगा। मैं समझ गया, हैस्लिश ने आह भरते हुए कहा। उसने अपने गिलास में थोड़ी और अल्कोहल डाली और एक घूंट लिया। हैस्लिश ने कहा, तुम्हें पता है मुझे समर फेस्टिवल से नफरत है।
जब तक ये चलता है तब तक लगभग सभी इमारतों के सुरक्षा कवच ढीले कर दिए जाते हैं। बड़ी संख्या में आने वाले सैलानियों के कारण समय पर गड़बड़ी करने वालों को पहचानना मुश्किल हो जाता है और मेयर और अन्य बड़े अधिकारी इसकी तैयारी में हर तरह के बेवकूफ़ी भरे काम करवाना चाहते हैं। ये हर तरह के अपराधियों और आतंकवादियों के लिए शहर में तांडव मचाने का एक सही समय है। ज़ोरियन को असल में अब तक ये बात नहीं पता थी। तो ये लोग आखिरकार वॉर ट्रोल्स जैसी चीज़ की तस्करी कैसे करने वाले हैं और वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ज़ोरियन ने कहा, डंजन के जरिए। जहाँ तक मकसद की बात है तो सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। क्या कुछ और है जो तुम मुझे बता सकते हो? हैस्लिश ने पूछा। नहीं, और कुछ नहीं। हैस्लिश ने कहा, तो मेरा बस एक और सवाल है, तुम ये बात आखिरकार मुझे ही क्यों बता रहे हो? ज़ोरियन ने कहा, इसमें कुछ बहुत ही ऊंचे पदों पर बैठे लोग शामिल हैं और मुझे यकीन नहीं है कि मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। आप एक काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति लगते हैं जिसकी इसमें शामिल होने की संभावना कम है। साथ ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे पूछताछ के लिए किसी कोठरी यानी सेल में नहीं ले जाएंगे। उसे वास्तव में ये नहीं पता था कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग इसमें शामिल थे या नहीं, लेकिन उसे लगा कि ये एक अच्छा दाव था कि वे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर प्रशासन के अंदर किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग के बिना इस तरह के बड़े स्तर के हमले को कैसे आयोजित किया जा सकता था। हैस्लिश ने स्वीकार किया, मेरे मन तो है, लेकिन तुम्हें बस इतना ही करना होगा कि तुम इसे एक मजाक बता दो और मुझे तुम्हें आखिरकार छोड़ना ही पड़ेगा। मेज गिल्ड की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि मेजेस को नागरिक कानून प्रवर्तन पर उन्हें निष्पक्ष रूप से आंकने के लिए भरोसा नहीं था और वे अपने विशेषाधिकारों की रक्षा बहुत सावधानी से करते हैं। वे तुम्हें कुछ ही दिनों में बाहर निकाल देंगे और अपनी खुद की जाँच करेंगे। तुम्हें बेवकूफ़ी करने के लिए बस थोड़ी सी डांट मिलेगी और मैं अगला पूरा साल अपने बॉस से सज़ा भुगतने में बिताऊंगा क्योंकि मैं एक बचकानी चाल में फंस गया और मेज गिल्ड को हमसे नाराज कर दिया। ज़ोरियन हकलाया। हैस्लिश की आवाज़ में बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी। उसे नहीं पता था कि सियोरिया की पुलिस मेज गिल्ड के प्रति इतनी नफरत रखती है। ठीक है, हैस्लिश ने कहा, मुझे तुमसे नाराज़गी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कुछ जांच करूंगा और हम अपने अगले सेशन के बाद इस बारे में और बात करेंगे। तुम अपने इन रहस्यमयी सूत्रों से और अधिक जानकारी पता लगाने की कोशिश करो। ज़ोरियन एक अच्छे मूड में टैवर्न से निकला, हालांकि हथियारों के डर से वो थोड़ा कम हो गया था। उम्मीद थी कि हैस्लिश अपनी जांच में सावधानी बरतेगा। जब वो इमाया की जगह पर पहुंचा तो इमाया ने उसे बताया कि उसे उसका संदेश मिल गया था, लेकिन वो अभी भी उससे काफ़ी नाखुश थी। जाहिर है उसका संदेश पहुंचाते समय पेपर प्लेन सीधे उनके सिर के पीछे जा टकराया था और वो खतरनाक था। क्या होता अगर वो उनके चेहरे पर टकरा जाता और उनकी आंख फोड़ देता? कुछ लोग कभी खुश नहीं होते। ज़ोरियान के घर का माहौल शांत था और उस समय वहाँ केवल ज़ोरियान और किरियल ही मौजूद थे। शुक्र था कि किरियल उसे परेशान करने के बजाय अपनी नोटबुक में डूडलिंग करके खुद को व्यस्त रखे हुए थी। ये ज़ोरियान के लिए अच्छा था क्योंकि एक स्नेल को लेविटेट करने की कोशिश करना, जैसा कि वो उस समय कर रहा था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो स्नेल ना केवल जीवित था और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैजिक के प्रति प्रतिरोधी था, बल्कि वो सक्रिय रूप से उस लेविटेशन इफेक्ट से लड़ भी रहा था। वो हवा में यहाँ वहाँ मुड़ रहा था ताकि उस अदृश्य ताकत से आज़ाद हो सके जिसने उसे ऊपर थाम रखा था। वो थोड़ी चालाकी कर रहा था। वो असल में उसके शेल को लेविटेट कर रहा था जो काफ़ी हद तक स्थिर था और असली स्नेल की तुलना में बहुत अधिक ठोस था। हुनर का असली इम्तिहान किसी स्लग या वैसी ही किसी चीज़ को लेविटेट करना होता, लेकिन खैर इस समय उसे उस कमबख्त स्नेल के साथ ही काफ़ी परेशानी हो रही थी। बेचारा स्नेल, किरियल ने पास से टिप्पणी की। तुम इसे जाने क्यों नहीं देते और टॉर्चर करने के लिए कोई दूसरा क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर तुमने इसे जारी रखा तो आखिरकार ये सदमे में चला जाएगा। मैं इसे टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, ज़ोरियान ने विरोध किया और अपना ध्यान हवा में स्नेल को थामे रखने और किरियल के साथ बात करने के बीच बांटने की कोशिश की। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मुझे पक्का पता भी नहीं है कि स्नेल के दिमाग इतने विकसित होते हैं कि वे सदमे में जा सकें। ये कमबख्त जीव भागने के लिए उतना ही उत्साहित है जितना तब था जब मैंने ये शुरू किया था। किरियल ऐसा लग रही थी जैसे वो बहस करने वाली है, लेकिन फिर उसने बस एक आवाज़ निकाली और अपनी कुर्सी पर वापस सुस्त होकर बैठ गई। वो कहाँ है? उसने 1 मिनट की खामोशी के बाद पूछा। मुझे नहीं पता किरी, ज़ोरियान ने आह भरते हुए कहा। हिम्मत रखो, वो अभी तक लेट भी नहीं हुआ है। शायद हमें उसके बिना ही शुरू कर देना चाहिए, उसने कोशिश की। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़ोरियान ने गुस्से में कहा। स्नेल हवा में डगमगाया। उसके ई स्टॉक्स पागलों की तरह झूलने लगे क्योंकि उसने अपने बंधन कमज़ोर होते महसूस किए और अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी। सच में किरी, तुम कभी कभी कितनी बेरहम हो सकती हो। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैल ने मुझसे इसके लिए कहा था। तुम्हें उसे शुक्रिया कहना चाहिए कि उसने तुम्हें इसमें शामिल होने दिया।
बेरहमी की बात तो तुम रहने दो, किरियल बुड़बुड़ाई। तुम अपनी छोटी बहन के बजाय 1 हफ्ते पहले मिले अजनबी की मदद करना ज्यादा पसंद करोगे, और मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बस। तो फिर अच्छी बनो और इंतजार करो। जोरियान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और धीरे धीरे स्नेल को अपने हाथ में नीचे ले आया। साफ था कि आज वो इससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो जाओ और स्नेल को वापस गार्डन में छोड़ाओ। क्या? बिल्कुल नहीं। जोरियान ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। क्या तुम अभी इसकी आजादी की वकालत नहीं कर रही थी? हाँ, लेकिन मैं इसे छूने वाली नहीं हूँ। ये चिपचिपा और घिनौना है। ईऊ। जोरियान ने अपनी आंखें घुमाई और स्नेल को अपने पास रखे एक छोटे डिब्बे में डाल दिया। वो बाद में इसे बाहर छोड़ देगा। दरवाजे के खुलने की आवाज ने कैल के आने का संकेत दिया। मैं यहाँ हूँ, कैल ने कहा। उम्मीद है मैं लेट नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो आ रहा है? किरियल ने शक के साथ जोरियान की ओर मुड़ते हुए पूछा। अलार्म स्पेल्स, जोरियान ने लापरवाही से कहा। और नहीं कैल, तुम लेट नहीं हो। हालांकि किरियल हमेशा की तरह बेचैन थी। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हें 3 साल के करिकुलम को कवर करने में मेरी मदद चाहिए, है ना? तुम्हें किस हिस्से में मदद चाहिए? मुझे सच में नहीं पता, कैल ने कहा। जैसा कि मैंने कहा, मेरी शिक्षा थोड़ी बिखरी हुई है, इसलिए भले ही मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें ट्रेनिंग लिए हुए मेजेस सामान्य मानते हैं और मुझे उनके बारे में पता भी नहीं है। तो मुझे अपने पहले 2 सालों का एक संक्षिप्त विवरण दे दो और हम देखेंगे कि वहां से कहाँ जाना है। इल्सा ने कहा कि वो आज से 3 महीने बाद मेरा टेस्ट लेगी, इसलिए काम करने के लिए काफी समय है। जोरियान ने अपनी बहन को एक समझदारी वाली नजर दी, लेकिन वो उसकी आंखों से बच रही थी। उसे यकीन था कि कैल को अच्छी तरह पता था कि उसके ज्ञान में कहाँ कमी थी, लेकिन किरी ने शायद उसे अपने लिए नाटक करने के लिए कहा होगा, क्योंकि वो खुद मैजिक के बारे में काफी हद तक अनजान थी। उसे सच में नहीं पता था कि वो अभी इसी वक्त मैजिक सीखने के लिए इतनी जिद्दी क्यों थी, बजाय इसके कि बाद में किसी सही स्कूल के माहौल में सीखे। सच तो ये है कि भले ही वो अपनी बहन की परवाह करता था और कैल को पसंद करता था, लेकिन वो शायद किरियल को अपने साथ सिरियोरा अक्सर नहीं ले जाता। उसने घर में अपना ज्यादातर समय किरियल, इमाया या कैल के साथ बिताया, जिससे उसके खुद के अध्ययन के लिए बहुत कम समय बचा। तुलनात्मक रूप से बिल्कुल, क्योंकि किरियल पहले ही शिकायत कर चुकी थी कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा समय बिताता है और मजे करने या उस पर ध्यान देने में बहुत कम। लेकिन सब बातों को देखते हुए वो कभी कभी आराम कर सकता था। वो कैल के टेस्ट की पढ़ाई में मदद करने के लिए कुछ घंटे अलग निकाल सकता था, भले ही वो टाइम लूप के दौरान उस टेस्ट को देने के लिए कभी जिंदा न रहे। और अगर किरी सुनना चाहती है तो क्या हुआ, उसने उन दोनों को अकेडमी के पहले 2 सालों का एक संक्षिप्त विवरण दिया। मैजिक की नजर से पहले साल का ज्यादातर समय छात्रों को ये सिखाने में बिताया गया कि कैसे सचेत और कंटिन्यूअसली अपनी मैजिकल कोर का इस्तेमाल किया जाए, ज्यादातर उनसे अलग अलग मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को एक्टिवेट करवाकर। यहाँ तक कि पहले साल की एक क्लास भी थी जिसका नाम था ऑपरेशन ऑफ मैजिकल आइटम्स, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा शीर्षक में था। उन्होंने शिक्षकों द्वारा दिखाए गए संकेतों और मंत्रों के लगातार जटिल होते तारों को करके अपनी याददाश्त पर भी काम किया, जो बाद के इन्वोकेशंस के अध्ययन के लिए एक अभ्यास था। बाकी सब थ्योरी थी, विभिन्न मैजिकल ट्रेडिशंस और विषयों का परिचय, इकोसियन भाषा की बुनियादी बातों को समझना सीखना, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, कानून और गणित। ये सब पूरी तरह से मैजिक से संबंधित नहीं था। लेकिन रुको, वो कौन है? हमें इसे अभी के लिए टालना होगा, उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। कोई आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दरवाजा जोर से खुला और टाइविन अपने सामान्य आक्रामक अंदाज में उसके कमरे में घुस आई। उसने जल्दी से कमरे को स्कैन किया और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी वो तुरंत उसकी ओर बढ़ी। रोच, तुम वही आदमी हो जिससे मैं... वेट, क्या मैंने किसी चीज में खलल डाला? हाँ, उसने कोशिश की। कोई बात नहीं, बस इसमें 1 मिनट लगेगा। उसने उसके चेहरे के सामने एक अखबार लहराया। क्या तुमने ये देखा? उसने आह भरी और उसके हाथ से अखबार छीनकर उसे मेज पर रख दिया। अब वहां वो वास्तव में देख सकता था कि वो किस बारे में बात कर रही है। देखते हैं। एकेडमी के छात्र ने ओजांग को मार गिराया। कल सुबह जैक नोवेडा ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने जमा हुए पत्रकारों के सामने ये घोषणा की कि उसने ओजांग को मार डाला, वो डरावना ड्रैगन जिसने 1 सदी से अधिक समय से उत्तरी अल्टाजिया को आतंकित किया था। स्वाभाविक रूप से इतने बड़े दावे के लिए उपयुक्त सबूत की जरूरत होती है और युवा नोवेडा उत्तराधिकारी ने निश्चित रूप से वो तब दिया जब उसने जांच के लिए ड्रैगन की लाश पेश की। इस अवसर के लिए बुलाए गए अलायंस ऑफिशियल्स ने पुष्टि की है कि शरीर लगभग निश्चित रूप से उत्तर के उसी बदनाम आतंक का है। हालांकि इससे पहले कि वो जैक को इनाम देने के लिए तैयार हो, आगे की जांच जरूरी है। जोरियान ने उस लेख को पत्थर जैसी खामोशी में पढ़ा। उसे धुंधला सा एहसास था कि किरियल और कैल उसके कंधे के पीछे से झांक रहे थे ताकि वो देख सकें कि किस चीज ने उसका ध्यान इस तरह खींचा था, लेकिन उसने खुद को भटकने नहीं दिया।
क्या उन सभी छोटे रीस्टार्ट्स की वजह से यही था क्योंकि जैक एक ड्रैगन को मारना चाहता था? जोरियान समझ नहीं पा रहा था कि इस बारे में क्या सोचे। एक तरफ वो मैजिक ड्रैगन एक मुसीबत था और उसे मारना एक प्रभावशाली उपलब्धि थी, लेकिन दूसरी तरफ ये समय और मेहनत की बर्बादी लग रही थी। जैक को इससे वास्तव में क्या मिला सिवाय इसके की लड़ाई का अनुभव? ड्रैगन मैजिक्स इंसानों के किसी काम के नहीं थे और जैक पहले से ही इतना अमीर था कि उसे ओजांग के खजाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। जैक जो भी गेम खेल रहा था जोरियान उसे समझ नहीं पा रहा था। या क्या दूसरा टाइम ट्रैवलर बस वही कर देता जो उसके दिमाग में किसी खास पल में आता था? हे रोज, तुम वही आदमी हो जिसके साथ तुम क्लास में थे? टाइविन ने कुछ देर बाद उसे उकसाया। हाँ, उसने पुष्टि की। इस साल उसे मेरी क्लास में होना था, लेकिन क्लासेस शुरू होने पर वो नहीं आया। वो घर से भाग गया, टाइविन ने कहा। 1 हफ्ते पहले इसके बारे में एक स्कैंडल हुआ था। उन्होंने लेख में उससे इस बारे में पूछा, लेकिन उसने वहां सवाल को टाल दिया। जोरियान ने सिर हिलाया। जैक ने पत्रकारों को बस इतना बताया कि उसके अपने पूर्व संरक्षक के साथ बहुत सारे मतभेद थे और विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। वहां एक दिलचस्प कहानी थी। जोरियान को यकीन था, लेकिन अगर अखबार वाले इस पूरी चीज पर कुछ ढूंढने में कामयाब नहीं हुए थे तो जोरियान निश्चित रूप से अपनी नाक वहां अड़ाकर कुछ नहीं हासिल करने वाला था जहां इसकी जरूरत नहीं थी। जैक ने अखबारों को ये भी बताया कि उसका इरादा कुछ महीनों के लिए वापस स्कूल जाने का है। जब उससे उसकी अगली योजनाओं के बारे में पूछा गया, बहुत बढ़िया, उसे अगले कुछ रीस्टार्ट्स के दौरान छिप कर रहना होगा जब तक कि जैक फिर से एकेडमी से ऊब न जाए। क्या ओजांग वही ड्रैगन नहीं है जिसने उसे मारने के लिए भेजी गई एक सेना को खत्म कर दिया था? किरियल ने पूछा। या वो माँ बस मुझे डराने की कोशिश कर रही थी? एक छोटी सेना और ओजांग ने उसे जाल में फंसा लिया था, कैल ने कहा। जनरल को लगा था कि जब सेना नजदीक आएगी तब ओजांग अपनी गुफा में इंतजार करेगा। इसके बजाय उसने सेना के पहुंचने से पहले ही इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। उसने एक घाटी की दीवारों पर एक्सप्लोजिव रून्स उकेर दिए और सेना को अंदर फंसा लिया। किसी के बचने की एकमात्र वजह यह है कि कुछ मेजेस पूरी चीज उनके ऊपर गिरने से पहले ही वहां से टेलीपोर्ट कर गए। और मैंने सुना है कि उसने इमॉर्टल 11 में से 2 को भी मारा था, टाइविन ने कहा। तो फिर इस जैक नाम के आदमी ने उस चीज को आखिरकार कैसे मारा? क्या वो कोई लेजेंड है क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी क्लास में उस तरह का कोई आदमी है? जोरियान ने आह भरी। वो उसे क्या बताता? मैं इसे इस तरह रखता हूँ, उसने सावधानी से कहा। पहले 2 सालों के दौरान जैक को लगभग हर चीज में परेशानी थी। वो इतना खराब मेज था कि लोगों को यकीन नहीं था कि वो अपना सर्टिफिकेशन पास कर पाएगा, और तुम्हें पता है कि वो चीज कितनी आसान है। ये समझ नहीं आता, टाइविन ने नफरत से कहा। भले ही ओजांग को मारने वाली बात कोई चाल हो, लेकिन फिर भी उसने एक पूरी तरह से विकसित ड्रैगन की लाश को बुलाया है। यहाँ तक कि मैं भी अभी इतनी बड़ी चीज को समन नहीं कर सकती। मुझे लगता है स्कूल की छुट्टियों के दौरान सब कुछ बदल गया। जोरियान ने कंधे उचकाए। किसी तरह वो साल 2 और 3 के बीच एक मामूली फेल होने वाले से एक अद्भुत जीनियस बन गया। ये पूरी तरह से बेतुका है, टाइविन ने फुफकार कर कहा। ये भला कैसे मुमकिन होगा? टाइम ट्रैवल? जोरियान ने बेशर्मी से सुझाव दिया। जैसा कि मैंने कहा, बेतुका, टाइविन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अक्षमता का नाटक कर रहा था? मुझे किसी भी चीज का यकीन नहीं है टाइविन, जोरियान ने कहा, और उसे वाकई नहीं था। टाइम लूप के अंदर एक पूरा साल फंसे रहने के बाद भी उसे अभी भी लगता था कि पूरी स्थिति हर तरह से पागलपन भरी थी। ओह, अब तो मुझे ये सुनना ही होगा, टेविन ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए चुनौती भरे अंदाज में कहा। चलो कोशिश करके तो देखो। बताओ बताओ, किरियले भी साथ देने लगी। केल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जोरियन देख सकता था कि वो भी जिज्ञासु था। वो उन्हें टाइम लूप के बारे में बता सकता था, लेकिन भले ही वे उसकी बात मान लेते, उससे क्या हासिल होता? वे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उससे ज्यादा काबिल नहीं थे, और अगर वे लोगों को ये कहानी बताने लगते तो वे जैक या किसी तीसरे पक्ष के सामने उसका राज खोल सकते थे। फिर भी उसने हैस्लिश को पहले ही इन्वेजन के बारे में बता दिया था, इसलिए वो इस रीस्टार्ट में पहले ही आग से खेल रहा था। भाड़ में जाए, वैसे भी वे उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि जैक और मैं टाइम ट्रैवलर्स हैं जो स्कूल के इस पहले महीने को बार बार जी रहे हैं, और समर फेस्टिवल के दौरान राक्षसों और दुश्मन मेजेस की एक विशाल फौज शहर पर हमला करती है, तो तुम क्या कहोगी? टेविन ने उस पर अपनी भौं उठाई। बोलो भी, जोरियन ने उसे उकसाया। तुम सही कह रहे हो, टेविन ने आह भरी। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि जो बातें तुम जानते हो वे इतनी पागलपन भरी हैं? कम से कम इतनी तो है ही, जोरियन ने पक्का किया। टेविन ने सोचते हुए कहा। सुनने में दिलचस्प लगता है, लेकिन तुम्हें ये कहानियां मुझे किसी और समय सुनानी होंगी। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी देर तक रोके रखा। फिर मिलते हैं रुच।
जोरियन ने टेविन को जाते हुए देखा और फिर केएल और किरिएले की ओर मुड़ा। तो क्या हम वहीं से शुरू करें जहां हमने छोड़ा था? वे दोनों खामोश रहे और उसे घूरते रहे। उसने कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? क्या ये सच है? किरिएले ने डरते हुए पूछा। क्या तुम वाकई एक टाइम ट्रैवलर हो? जोरियन ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। क्या? हो सकता है कि तुम्हारी दोस्त एक काल्पनिक उदाहरण के रूप में दिए गए जवाब को पहचानने में बहुत भूली हो, लेकिन हम नहीं हैं, केएल ने विस्तार से बताया। तुम सच में ऐसा मानते हो, है ना, कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो? हाँ, अगर ये कोई भ्रम है तो ये बहुत ही यकीन दिलाने वाला भ्रम है, जोरियन ने सावधानी से कहा। इस महीने के हर इटरेशन में जो जादू मैं सीखता हूँ वे अगले वाले में भी मेरे पास रहते हैं। पागलपन किसी को स्पेल्स और शेपिंग स्किल्स नहीं देता। मुझे समझ नहीं आ रहा, किरिएले ने शिकायत की। तुम्हें और मुझे भी, किरी, जोरियन राह भरी। तुम्हें और मुझे भी। शायद तुम्हें शुरू से समझाना चाहिए, केएल ने धैर्य के साथ सुझाव दिया। हमें वो बताओ जो तुम्हें समझ आया है। मैं इस महीने को पहले भी जी चुका हूँ, जोरियन ने अपनी सोच को इकट्ठा करने के लिए एक पल लेने के बाद कहा। पहली बार जब मुझे टाइम लूप के बारे में नहीं पता था, मैं किरिएले को अपने साथ सियोरिया नहीं लाया था। क्या? किरिएले ने विरोध किया। जोरियन, तुम बहुत बुरे हो। मैं अकेडमी द्वारा दिए गए कमरों में से एक में रहता था और आमतौर पर क्लासेस जाता था, उसने केएल की बात को अनदेखा करते हुए कहा। उसने केएल की ओर देखा। तुम भी वहीं थे, लेकिन तब मैं तुम्हें नहीं जानता था, हालांकि हमारा एक अतिरिक्त सहपाठी था। जैक ना? केएल ने अंदाजा लगाया। हाँ, जोरियन ने पक्का किया। पिछले 2 सालों के विपरीत जब मैं उसके साथ क्लास में था, इस बार वो अद्भुत था। उसने हर टेस्ट को पूरी तरह से हल किया। उसे सैकड़ों स्पेल्स में महारत हासिल थी और वो एल्केमी में इतना अच्छा था कि तुम जैसे व्यक्ति को भी प्रभावित कर दे। केएल ने उस पर अपनी भौं उठाई। हाँ, जोरियन ने उसे भरोसा दिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी की छुट्टियों के दौरान वो पूरी तरह से बदल गया हो। उस समय मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसने ये कैसे किया, लेकिन दूसरों के मामले में टांग अड़ाना मेरा काम नहीं था। और फिर समर फेस्टिवल आया और सब कुछ बर्बाद हो गया। आसमान से शहर पर आर्टिलरी स्पेल्स गिरने लगे और उनके पीछे राक्षसों की एक फौज आ गई। जब मैं जलते हुए शहर से भाग रहा था, मैंने जैक को हमलावरों से लड़ते देखा। वो ऊंचे स्तर के स्पेल्स ऐसे फेंक रहा था जैसे कि वे टॉफियां हों। वो ऐसे हुनर से लड़ रहा था जो तीसरे साल के किसी छात्र के पास मुमकिन नहीं था। शुरुआत में उसने काफी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन फिर वहां एक लिच आया और उसने उसे खत्म कर दिया। वो अपने अगले शब्दों पर विचार करने के लिए एक पल के लिए रुका, लेकिन किरिएले जाहिर तौर पर इतना इंतजार नहीं करना चाहती थी। और फिर क्या हुआ? किरिएले ने पूछा। आगे क्या हुआ? और क्या होना था, जोरियन ने तिरस्कार से कहा। हम मर गए। लिच ने हम पर किसी तरह का अजीब स्पेल डाला। मुझे बताया गया है कि वो एक नेक्रोमैंटिक स्पेल था और हम तुरंत मारे गए। तो फिर तुम समय में पीछे कैसे गए? किरिएले ने शक के साथ पूछा। मेरे पास कोई अंदाजा नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अचानक सियोरिया में अपने बिस्तर पर वापस आ गया था और तुम मुझे किरिएले वाले खास अंदाज में गुड मॉर्निंग कह रही थी। पहले मुझे लगा कि ये उस लिच ने किया है, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया कि ये कोई एकल घटना नहीं है। हर बार जब मैं मरता हूँ या समर फेस्टिवल के अंत में अगर मैं नहीं मरता, तो मेरी सोल उस सुबह सिरिन में वापस पहुँच जाती है, इससे पहले कि मैं सियोरिया के लिए ट्रेन लूँ। वे कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहे और जोरियन को पहले ही यकीन हो रहा था कि वे अचानक हंसने लगेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी किरिएले ने फिर से बोलने का फैसला किया। तो तुम एक टाइम ट्रैवलर हो, लेकिन तुम केवल 1 साल पीछे जा सकते हो, और वो भी एक खास दिन तक, किरिएले ने सावधानी से कहा। हाँ, जोरियन ने सिर हिलाया। उसने इसे जोरियन की उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से समझ लिया था। और तुम इनमें से किसी को भी कंट्रोल नहीं करते, सिवाय इसके कि तुम जानबूझकर खुद को मार लो। हाँ, जोरियन ने पक्का किया। तुम दुनिया के सबसे बेकार टाइम ट्रैवलर हो, किरिएले ने अपनी राय दी, और इसी के साथ तनाव खत्म हो गया। उसे किरिएले और केएल को टाइम लूप के बारे में बताए 3 दिन हो चुके थे और वो ईमानदारी से उनकी प्रतिक्रियाओं से थोड़ा निराश था। वे दोनों उसकी बात पर यकीन करते हुए लग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। वे दोनों अभी भी उससे इस बारे में सवाल पूछ रहे थे जब भी वे उसे अकेला पाते थे, और मुझे पता था कि केएल अपने खाली समय में इस विषय पर शोध कर रहा था, लेकिन वे अपने कामों में ऐसे लगे रहे जैसे कुछ गलत ही ना हो। वे उसे वैसी अजीब नज़रों से भी नहीं देख रहे थे जब उन्हें लगता था कि वो नहीं देख रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं टाइम लूप में केवल 1 साल से कुछ ज्यादा समय से हूँ। मैं सब कुछ जानने के करीब भी नहीं हूँ, और मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे सकता जो तुम मुझसे पूछती रहती हो।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने समय से स्कूल जा रहे हो, किरियले बड़बड़ाई। मैं तो दूसरी बार के बाद ही छोड़ देती। तुम्हारी याददाश्त मिटा दी जाती या तुम तुरंत जैक के गुलाम बन जाती, जोरियन ने पलटकर जवाब दिया। एक वजह है कि मैं इसे धीरे धीरे और सावधानी से कर रहा हूँ। उसके दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उनकी बहस को रोक दिया। जब से उसने हैसलिश को हमले के बारे में बताया था, तब से जोरियन आने वालों को लेकर थोड़ा डरा हुआ रहता था, और केएल और किरियले को इस बारे में बताने के बाद ये डर और बढ़ गया था। हालांकि उसने केएल और किरियले को इस राज के फेस्टिवल इन्वेजन वाले हिस्से को दूसरों को ना बताने के लिए कहा था, लेकिन वो कभी पक्का नहीं हो सकता था कि उन्होंने उसकी बात सुनी है या नहीं, खास तौर पर किरियले नहीं। वो उम्मीद कर रहा था कि किसी भी दिन हत्यारे घर में घुस आएंगे, लेकिन शुक्र है कि उसका डर अब तक बेबुनियाद रहा था। चूंकि केवल केएल ही इतनी धीरे दस्तक देता था, जोरियन को अंदाजा था कि वो कौन था। अंदर आ जाओ, जोरियन ने बुलाया। हालांकि अंदर आने के बजाय केएल दरवाजे पर ही खड़ा रहा। हमें बात करनी होगी, केएल ने घबराहट की एक झलक में कहा। क्या तुम एक पल के लिए मेरे कमरे में आ सकते हो? ये टाइम ट्रैवल के बारे में है, किरियले ने उत्साह से पूछा। केएल ने आह भरी। किरियले, मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या तुम अपने कमरे में रह सकती हो जब मैं तुम्हारे भाई से बात करूं? ये टाइम ट्रैवल से जुड़ा है, लेकिन ये थोड़ा निजी है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किरियले शिकायत करने वाली है, लेकिन फिर उसने उसकी ओर एक सोच भरी नजर डाली और सहमति में सिर हिला दिया। जब उसने उसे वापस अपने कमरे में जाते हुए देखा, जो पूरे रास्ते बड़बड़ाई थी, तो जोरियन को मानना पड़ा कि उसे किरियले को कंट्रोल करने की केएल की क्षमता से थोड़ी जलन हो रही थी। वो उसकी बात कभी नहीं सुनती जब वो उस तरह की चीज करने की कोशिश करता था। कंधे उचकाते हुए जोरियन केएल के पीछे उसके कमरे में गया, जहां उस मोड़लॉक लड़के ने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे से एक संदूक निकाला और उसमें से बिना किसी शीर्षक वाली एक रहस्यमयी काली किताब निकाली। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी समस्या पर गौर कर रहा था, हो सकता है मुझे कुछ मिला हो। वाकई? जोरियन ने उत्साह से पूछा। केएल ने अपने हाथ में ली हुई किताब खोली और कुछ सेकंड तक पन्ने पलटने के बाद उसे वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने खुली हुई किताब उसे थमा दी और पेज की ओर इशारा किया। इस मंत्र के आधार पर जो तुमने लिच से याद किया था और बाकी सब जो तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है कि ये सबसे संभावित स्पेल है जो उसने इस्तेमाल किया था। सोल मेल्ड, जोरियन ने ऊंची आवाज में पढ़ा। इसके लिए कम से कम 2 निशानों की जरूरत होती है। ये निशानों की सोल्स को आपस में मिलाने और उन्हें एक बनाने का काम करता है। आमतौर पर इसे और ज्यादा जटिल अनुष्ठानों के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके असर को काफी बदल देते हैं। अगर स्पेल का इस्तेमाल अलग से किया जाता है तो बनने वाली चीज आमतौर पर पागल हो जाती है या जुड़ाव के दबाव से उसमें कोई कमी आ जाती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर फेमिलियल बॉन्ड्स बनाने और सामान्य तौर पर सोल बॉन्ड्स बनाने में किया जाता है। ये निश्चित रूप से उस स्पेल के लिए एक सही उम्मीदवार लग रहा था, लेकिन केएल को ये आखिरकार मिला कहाँ से? माथे पर बल लाते हुए जोरियन ने बाकी किताब के पन्ने पलटे। ये सोल मैजिक के स्पेल से भरी हुई थी और इसमें से बहुत कुछ कई अज्ञात लिपियों में लिखा गया था जिन्हें जोरियन नहीं पढ़ सकता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जो आपको अकेडमी की लाइब्रेरी में मिल जाए, कम से कम केवल एक छात्र की अनुमति के साथ तो बिल्कुल नहीं, जिसका मतलब है कि ये शायद केएल की पर्सनल किताब थी। केएल, क्या तुम एक नेक्रोमैंसर हो? जोरियन ने सावधानी से पूछा। एक मुश्किल सवाल है, केएल ने एक छोटे अंतराल के बाद जवाब दिया। मैं मुर्दों को गुलाम नहीं बनाता, ना ही लोगों को श्राप देता हूँ। हालांकि सोल मैजिक में इससे और भी बहुत कुछ है। खैर, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, उसने अपना राज उन कुछ लोगों में से एक को बता दिया जो वाकई उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कुछ कर सकते थे, और वो कुछ मिनट पहले किरियले को लापरवाह होने के लिए डांट भी रहा था। वो वाकई कभी कभी बहुत बड़ा बेवकूफ़ बन जाता है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, और कम से कम केएल इस समय बहुत दुश्मन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि दूसरा लड़का जोरियन से कहीं ज्यादा खुद डरा हुआ लग रहा था। अगर तुम इस बात को लेकर परेशान हो तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा, उसने कहा, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वो इस बात से बहुत डरा हुआ था कि अगर उसने ऐसा किया तो दूसरा लड़का उसके साथ क्या करेगा। एक नेक्रोमैंसर, वो भी सब चीज़ों में से यही। खैर, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, उसने अपना राज उन कुछ लोगों में से एक को बता दिया जो वाकई उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। तुमने मेरे राज को गुप्त रखने की बात मानी थी, इसलिए बिना किसी वजह के तुम्हारे साथ विश्वासघात करना मेरे लिए दोगलापन होगा। फिर भी नेक्रोमैंसी, मेरा मतलब है सोल मैजिक। केएल ने उसे एक हल्की मुस्कान दी। ये एक दिलचस्प विषय है, भले ही इसे गलत समझा जाता हो। मेरे शिक्षक की इसमें दिलचस्पी थी और मैं उस परंपरा को जारी रखना चाहता था। परंपरा ठीक है,
जोरियन ने इस मामले को और आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। गलती हो या ना हो, कम से कम वो इससे कुछ फायदा तो उठा ही सकता था। वो अभी अभी एक ठीक ठाक लगने वाले नेक्रोमैंसर से मिला था जो उसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था। ऐसा अक्सर कब होता है? तो अगर लिच ने मुझ पर सोल मेल्ट किया था तो मैं अभी भी, खैर मैं ही क्यों हूँ? जोरियन ने पूछा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस तरह का एक स्पेल मेरी सोल को जैक के साथ पूरी तरह से जोड़ देता। हम दोनों व्यक्तिगत व्यक्तियों के रूप में खत्म हो जाते। खैर, मुझे मानना होगा कि मैं किसी भी तरह से सोल मैजिक का विशेषज्ञ नहीं हूँ, केल ने कहा। मेरी मुख्य ताकत एल्केमी और दवाइयाँ हैं, और सोल मैजिक केवल एक अतिरिक्त रुचि है। उस हिसाब से मेरा मानना है कि स्पेल को अपना असर पूरा करने से पहले ही रोक दिया गया था। ये पूरी तरह से मुमकिन है कि जैक ने आत्महत्या कर ली हो जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सोल को निशाना बनाया जा रहा है। उसके मामले में ये एक समझदारी भरा कदम होता, जोरियन ने सहमति जताई। हालांकि जब मैंने उससे बात की थी तो उसने मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसे खतरे का एहसास था। मुझे लगता है कि याददाश्त का जाना शायद उसके साथ खेल खेल रहा हो, या फिर उस पर कोई कंटिंजेंसी स्पेल लगा हो सकता है जो उसकी सोल के साथ किसी भी अनधिकृत छेड़छाड़ का पता चलते ही उसे मारने के लिए सेट किया गया हो। तुम पहले ही कह चुके हो कि शायद वो टाइम लूप को शुरू करने वाला न हो। जिसने भी उस पर वो जादू किया था वो निश्चित रूप से खतरे से वाकिफ था, क्योंकि जिस टाइम लूप में तुम फंसे हो वो साफ तौर पर एक कुशल सोल मेज का काम है। सही कहा। तो चूंकि उस स्पेल को अपना जादू दिखाने के लिए केवल एक पल का समय मिला, इसलिए हम सबसे बुरे असर से बच गए, जोरियन ने गहराई से सोचते हुए कहा। और अंत में मेरे पास किसी तरह का सोल बॉन्ड रह गया जो मुझे इस सफर में अपने साथ खींच ले जाता है, शायद। जो भी हो, इसमें साफ तौर पर कुछ सोल मेल्डिंग शामिल थी। क्या तुम पता लगा सकते हो कि उस स्पेल ने असल में क्या किया? शायद, केल ने धीरे से कहा। हालांकि इसमें स्पेल्स शामिल होंगे, और सटीक रूप से कहें तो सोल मैजिक स्पेल्स। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसके लिए एक दुष्ट, घिनौने नेक्रोमैंसर पर भरोसा करना चाहते हो? हाँ, जोरियन ने केल के ड्रामे पर अपनी आंखें घुमाते हुए पक्का किया। शायद इसके लिए राजी होना सबसे समझदारी भरा काम नहीं था, लेकिन वो ईमानदारी से कुछ जवाबों के लिए बेताब था, और उसे केल से एक सच्ची भावना मिल रही थी। वो आमतौर पर लोगों को पहचानने में अच्छा था। ये सच है कि मैं सोल मैजिक को लेकर सावधान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ। आगे बढ़ो और तुम्हें जिन भी स्पेल्स की ज़रूरत है उन्हें डालो। 15 मिनट के रहस्यमयी स्पेल कास्टिंग के बाद, जिसका उस पर कोई दिखाई देने वाला असर नहीं हुआ और उसे थोड़ा भी असहज महसूस नहीं हुआ, केल को ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। दूसरा लड़का उसे केवल इतना बता सका कि उसके पास निश्चित रूप से जैक के साथ कोई क्लासिकल सोल बॉन्ड नहीं था। अगर वो दूसरे टाइम ट्रैवलर से जुड़ा था तो वो कहीं ज्यादा अनोखा और सूक्ष्म था। मुझे माफ करना, केल ने कहा। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी सोल मैजिक साफ तौर पर दिखाई देगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। शायद अगर मैं इसे जैक पर आजमाता तो। उसे सच बताए बिना उसकी जांच करने का कोई तरीका नहीं है, जोरियन ने कहा। मुझे पक्का पता नहीं है कि मैं अभी ऐसा करना चाहता हूँ या नहीं। बेशक, केल ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। इसमें तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे बहुत बेहतर सोल मेज बनना होगा, और अगर तुम सही हो तो मेरे पास ऐसा बनने के लिए समय ही नहीं है। भले ही तुमने टाइम लूप की शुरुआत में ही मुझे इन सब बातों के लिए मना लिया होता, और मुझे पक्का पता नहीं है कि तुम्हें थोड़ा जानने से पहले मैं इतनी जल्दी मान जाता। सोल मैजिक जैसे क्षेत्र में कहीं भी पहुँचने के लिए 1 महीना काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे सोल मैजिक सिखा सकते हो, जोरियन ने कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कहा। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार होगे? केल ने हल्के मजाक के अंदाज में पूछा। तुमने ही तो कहा था कि सोल मैजिक में लोगों को श्राप देने और मुर्दों को गुलाम बनाने से कहीं ज्यादा कुछ है, और मुझे वाकई उन जवाबों की जरूरत है जो केवल सोल मैजिक ही दे सकती है। साथ ही ये अच्छा है कि अगर वो व्यक्तिगत रूप से सोल मैजिक सीख लेता है तो उसे अपनी सोल के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अजनबियों पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी को सोल मैजिक डालनी ही थी तो वो चाहेगा कि वो खुद ही हो। हालांकि मुझे खुशी है कि तुम अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखने के लिए तैयार हो, लेकिन सच ये है कि तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम कभी भी उतने अच्छे नहीं बन पाओगे। हालांकि ज़्यादातर सोल मैजिक तुम जैसे सामान्य मेजेस द्वारा की जा सकती है, लेकिन वाकई जटिल स्पेल्स के लिए एक निश्चित मात्रा में सोल परसेप्शन की ज़रूरत होती है। एक ऐसा हुनर जिसे केवल एक खास पोशन पीकर ही हासिल किया जा सकता है, जिसे सही ढंग से इकट्ठा किए गए डर्ज मॉथ क्रिसिलिस से बनाया जाता है। और क्या वो पोशन रेयर है?
डर्ज मॉथ्स अपना ज्यादातर जीवन जमीन के अंदर बिताते हैं। जमीन से जहरीले डर्ज मॉथ्स के झुंड के रूप में बाहर निकलने से पहले वो 23 साल तक लार्वे के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। ये मॉथ्स अंडे देने और मरने से पहले ठीक 1 दिन तक जिंदा रहते हैं। अगर तुम उत्सुक हो तो मॉथ्स के झुंड का पिछला उभार 1 दशक से भी कम समय पहले हुआ था। अगले कम से कम 1 दशक तक कोई डर्ज मॉथ क्रिसिलिसिस नहीं होंगे। जोरियन को एहसास हुआ। कैल ने सिर हिलाया। और उस पोषण के लिए एक ताज़े क्रिसिलिस की ज़रूरत होती है। उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। और क्या सोल परसेप्शन हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? शायद है, लेकिन मैं केवल इसी एक तरीके को जानता हूँ। इंसानों की बलि से जुड़े कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो उसी तरह का लाभ देने का दावा करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी आजमाया नहीं है और मुझे शक है कि तुम भी ऐसा नहीं करना चाहोगे। निश्चित रूप से नहीं, जोरियन ने सहमति जताई। कुछ और मिनटों की चर्चा के बाद जोरियन कैल के कमरे से निकला और विचारों में खोया रहा। वो सोल मैजिक सीखने के विचार को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन अभी उसके पास पहले से ही बहुत काम था, इसलिए उसने इसे आगे नहीं बढ़ाया। बाद में इसे आजमाने के लिए अभी बहुत से दूसरे रीस्टार्ट्स बाकी थे। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा और अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया, उसने अपने मन पर एक बहुत ही परिचित स्पर्श महसूस किया। ये उस समय से बहुत अलग नहीं था जब वो टाइवन के साथ सीवरों में गया था, लेकिन ये कहीं ज़्यादा सूक्ष्म था और उतना अजीब नहीं था, जैसे मकड़ी के जाले उसकी सोच के किनारों को छू रहे हों। वो तुरंत घबरा गया और अपने हमलावर की तलाश में उसकी आंखें कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने लगी, जबकि उसने उस मौजूदगी को अपने दिमाग से ब्लॉक करने की कोशिश की। कायरन के साथ अभ्यास के बावजूद वो अपने आप को ऐसा करने में असमर्थ पाया। तो तुम खुले हो, एक साफ और आत्मविश्वास भरी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। पिछली बार के विपरीत इसमें कोई दर्द या भ्रमित करने वाली तस्वीरें नहीं थीं, लेकिन ये किसी तरह और भी ज्यादा डरावना था। उसकी पिछली मुठभेड़ में उसका विरोधी साफ तौर पर इंसानों के साथ निपटने का आदी नहीं था। ये वाला ठीक ठीक जानता था कि वो क्या कर रहा है। दिलचस्प, तो तुम पहले ही हम में से किसी से मिल चुके हो, तो ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान होगा। वहाँ क्या उस कोने में परछाइयाँ हिली? वो उस जगह पर मैजिक मिसाइल डालने ही वाला था, तभी उसका पूरा शरीर अचानक जम गया और उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अचानक उसके कमरे के कोने में अंधेरे के एक हिस्से से एक काली परछाई कूदकर उसके बिस्तर पर आ गिरी, ठीक उसके सामने। वो एक मकड़ी थी जैसा कि उसे शक था, लेकिन वो वैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। विशाल मकड़ी की प्रजाति के हिसाब से वो मकड़ी काफी छोटी थी, जोरियन की छाती से बड़ी नहीं थी और उन लंबी टांगों वाली किस्मों की तुलना में कहीं ज्यादा ठोस थी, जिन्हें लोग आमतौर पर मकड़ियों से जोड़ते हैं। उसके माथे पर शब्दों की कमी के कारण यही कह सकते हैं, छोटी आंखों की एक और जोड़ी थी, लेकिन वो 2 बड़ी आंखें लगातार जोरियन का ध्यान खींच रही थीं। दूसरी चीज जो उसने गौर की, वो निश्चित रूप से विशाल दांतों की एक जोड़ी थी, जो ऐसी दिखती थी जैसे वो आसानी से उसकी खोपड़ी को छेद सकती हूँ। नमस्कार जोरियन कजिंस्की, मकड़ी ने टेलीपैथिकली बात की। मैं पिछले कुछ समय से तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझे और तुमसे एक लंबी बड़ी बात करनी है। तो ये था मदर ऑफ लर्निंग का चैप्टर 16। ये चैप्टर भले ही एक्शन हेवी नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जोरियन धीरे धीरे रिएक्टिव कैरेक्टर से स्ट्रेटेजिक थिंकर बनना शुरू करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको चैप्टर 16 का कौन सा मोमेंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3-4 चैप्टर्स एक साथ कवर करेंगे, जहां स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में मदर ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी के साथ।